विलियम हंटर, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी द इंडियन मुसलमान, उनके बारे में तो चार बातें और जानते हैं। जो विलियम हंटर थे, स्कॉटिश हिस्टोरियन, स्कॉटलैंड के निवासी थे, एक इतिहासकार थे प्रसिद्ध, इसके अलावा स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकीविद भी थे, कंपाइलर, संग्रहणकर्ता, यहां वहां की चीजों को इकट्ठा करके और उसको एक किताब की शक्ल देना, कंपाइलर थे, एंड एन आईसीएस, और भारत में आईसीएस की सर्विस भी करते थे। वर्क फॉर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, भारत के इंपीरियल गैजेट, जिसके आधार पर भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इंपीरियल गजेटियर माने उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने खर्चे से भारत के इतिहास, राजनीति, समाज, संस्कृति, उस समय की जो परिस्थिति थी उसको लिखवाने का काम जो है शुरू किया था, और इस काम को करने में विलियम हंटर का बहुत बड़ा योगदान है। और 1869 में इसका काम शुरू हुआ और 1881 में इसका पब्लिकेशन जो है पहली बार हुआ था। इसके जो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसके 26 वॉल्यूम, 26 खंड हैं अलग अलग, जिनमें से 12 खंड सर विलियम हंटर के समय तक छप चुके थे और बाकी उनकी मृत्यु के बाद छपे हैं। तो ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया भारत के इतिहास, भारत की समाज और भारत के मतलब ओवरऑल इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। इवन इसी के आधार पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बहुत सारी चीजें भारत के बारे में लिखी हुई है। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी थी 1871 में, इंडियन मुसलमान। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? विलियम हंटर थे, और इंडियन मुसलमान नामक किताब इन्होंने लिखी। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोग यहां पर देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, या कभी कभी उनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। 1838 बंगाल में इनका जन्म हुआ, 1894 बंगाल में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन नॉवेलिस्ट, ये भारतीय उपन्यासकार, कहानीकार थे, इसके अलावा कवि थे और जर्नलिस्ट, पोएट भी थे, पत्रकार भी थे। ठीक है, नॉन एज साहित्य सम्राट ऑफ बंगाल, इनको बंगाल में साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो सर्व एज आईसीएस, ये बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास करके और आईसीएस की नौकरी भारत में किया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें देखते हैं। दुर्गेश नंदिनी कहानी की किताब है, कपाल कुंडल, आनंद मठ बहुत फेमस, इसी में वंदे मातरम गीत है और सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। देवी चौधरानी और विश्व वृक्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी की। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में परीक्षा में आता है। ठीक है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो इनके कुछ विचारों को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, मतलब मुंबई में, और 1841 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या नहीं थे ये हम डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या थे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज थी। पोएट थे, राइटर थे, कंपोजर माने संगीत बनाने वाले और संगीत की धुन बनाने वाले कंपोजर, फिलोसोफर थे, पेंटर थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, इंटरनेशनलिस्ट थे, ठीक है, एजुकेशनलिस्ट थे, स्टोरी टेलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, क्या नहीं थे, मतलब सभी कुछ थे। ठीक है, फर्स्ट एशियन नोबेल ल्यूरेट फॉर लिटरेचर, पहले एशियाई व्यक्ति, या हम कह सकते हैं फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यूरोप के बाहर के पहले व्यक्ति हैं ये, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। उनकी जो कृति थी साहित्य में गीतांजलि, 1913 में इनको जो है ये पुरस्कार मिला। इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। बार्ड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सब कुछ कर सके, ठीक है, साहित्य कर सके, पेंटिंग कर सके, चित्रकारी कर सके, संगीत कर सके, विद्वान भी हो, कवि भी हो, लेखक भी हो, ऐसे व्यक्ति को बार्ड कहा जाता है। तो इनको बंगाल का बार्ड जो है वो नाम से जाना जाता है। पेन नेम, पेन नेम माने ये किस नाम से अपनी किस्से, कहानी, कविता इत्यादि लिखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से नहीं लिखते थे। ठीक है, कवि गुरु के नाम से लिखते थे, विश्व कवि के नाम से लिखते थे, या भानु सिंह, सबसे ज्यादा उन्होंने भानु सिंह के नाम से चीजें लिखी है। ठीक है, बाद में फिर लोगों ने उनको कई टाइटल दिए, कवि गुरु, विश्व कवि, तो उस नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो महत्वपूर्ण टाइटल, इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? गुरुदेव, इनको जो है ये उपाधि गांधी जी ने दिया था, गुरुदेव। कवि गुरु,
कवि गुरु ये इनको जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने उपाधि दिया, और नाइटहुड जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा ने 1915 में ये नाइटहुड की उपाधि उनको दी थी। वर्क्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गोरा एक बड़े बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है गोरा। घरे बाहरे, ठीक है, बंगाली में जिसका मतलब होता है घर के अंदर और घर के बाहर, ठीक है, घरे बाहरे। रविंद्र संगीत, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीत में जो परिवर्तन किया तो उनके संगीत की पूरी श्रृंखला को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार उनकी पेंटिंग की स्टाइल बाकी पेंटिंग की स्टाइल से डिफरेंट थी, तो उनकी पेंटिंग स्टाइल को रविंद्र पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। डाकघर एक नाटक है। चतुरंग, जोगा जो, चोकर वाली, काबुली वाला इत्यादि ये महत्वपूर्ण इनकी कहानी और उपन्यासों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनकी वाइफ थी मृणालिनी देवी, ठीक है, और पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माता थी सरला देवी। तो ये अपने जो देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 संतानों में से एक गुजर गया था। हमारे 13 जीवित संतानों में से ये सबसे मतलब मैं उस दूसरे या तीसरे नंबर के थे, ठीक है। डिनाउंस्ड ब्रिटिश राज एंड एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंस। इन्होंने भारत में जो ब्रिटिश गुलामी है उसकी जो है उसको क्रिटिसाइज किया, उसको बुरा माना और भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1913 में इनको जो नोबेल पुरस्कार से पैसा मिला था, इसके अलावा कुछ उन्होंने फंड वगैरह रेज किया जिसमें गांधी जी वगैरह ने भी योगदान दिया था। उस पैसे से इन्होंने विश्व भारती कॉलेज की स्थापना की। हालांकि विश्व भारती कॉलेज के पहले 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, चूंकि ये जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे, इन्होंने बहुत बड़ा लैंड दान में दिया था। उसी भूमि पर इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती कॉलेज की स्थापना की थी 1921 में, जो कि आगे चल करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया और वर्तमान में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उसको कलकत्ता के पास एक जगह है, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी, शांति निकेतन के नाम से आज वो जगह जानी जाती है। एलुमिनाई ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या है और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपका होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको दो चीजें करनी है, एक तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी करनी है और दूसरे लियोनार्ड एल्महर्स्ट। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की मदद की थी इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में। तो ये दो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल और लियोनार्ड एल्महर्स्ट के बारे में 2-3 लाइन की आपको जानकारी तैयार करनी है। अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई, एलुमिनाई माने जो वहां के प्रोडक्ट हैं, जो वहां से पढ़ करके निकले हैं या वहां पर किसी तरीके से एसोसिएटेड रहे हैं, टीचर रहे, फैकल्टी रहे, प्रोफेसर रहे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। दीनेंद्रनाथ टैगोर, खुद टैगोर फैमिली से दीनेंद्रनाथ टैगोर जो कि भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये म्यूजिक के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, मतलब वो बहुत बड़े म्यूजिक थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 संतानों में से एक तो गुजर गए थे, 13 संतान, और 13 की 13 या तो कोई म्यूजिक के फील्ड में था, या कोई डांस के फील्ड में था, या कोई पोएट्री लिटरेचर के फील्ड में था, या कोई साइंस के फील्ड में था। माने 13 की 13 संतानें आर्ट एंड कल्चर और साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े, इन्होंने आधुनिक रूप से भारत में जो है पेंटिंग की शुरुआत की थी, और इन्होंने जो यूरोपीय शैली थी पेंटिंग की, उस शैली को की जो वर्चस्वता थी, सुपीरियरिटी थी, उसको तोड़कर नए तरीके से भारत में पेंटिंग को इजाद करने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चार्ल्स एंड्रयू रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत अच्छे मित्र थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है, और ये बड़े उदार व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम शॉर्ट में दीन बंधु था। और इसके पहले मैं आपको चार्ल्स एंड्रयू के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सत्यजीत रे, एक बहुत बड़े कहानीकार और फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे। महाश्वेता देवी, बहुत बड़ी कवित्री हुई है भारत में। मुकुल डे एक हिस्टोरियन हुए हैं भारत में, ठीक है। मृणालिनी साराभाई डांसर, अमर्त्य सेन ग्रेट इकोनॉमिस्ट, इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन, नंदलाल बोस बहुत महान आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर बंगाल के नंदलाल बोस, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के बड़े विद्वान जो विश्व भारती में हिंदी पढ़ाया करते थे,
प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, जिनको शॉर्ट में हम लोग पीसी महालनोबिस कहते हैं, भारत के महान सांख्यिकीविद, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफ साइंस कलकत्ता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, तो ये कुछ इतने महान व्यक्ति विश्व भारती यूनिवर्सिटी से या तो पढ़ के निकले हैं या खुद वहां पर पढ़ाते थे। ठीक है, इंटरनेशनलिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान अंतरराष्ट्रीयवादी थे, यानी भारत को एक आइसोलेटेड या एक क्लोज समाज के रूप में नहीं देखते थे। भारत का पूरी दुनिया के साथ जुड़ाव होना चाहिए और पूरी दुनिया का भारत के साथ जुड़ाव होना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, इन्होंने खुद अपने जीवन में 36 देशों का जो है भ्रमण किया है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, चाइना, श्रीलंका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है, पांचों महाद्वीप में 36 देश में इन्होंने भ्रमण किया है। ठीक है, स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, इनकी जो हायर एजुकेशन है वो लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। रोट नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज, 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एक तो भारत का जन गण मन और दूसरा बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। तो भारत का जो जन गण मन है वो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1911 में कलकत्ता में हुआ था ये सेशन, वहां पर गाया गया था। ठीक है, और अमार सुनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसको ओरिजिनली बंगाल में जो विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए अमार सुनार बांग्ला लिखा गया था। फिर 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, अलग हुआ, तो उसने इसी को अपना राष्ट्रगीत जो है वो बनाया। इसके अलावा इंस्पायर्ड वन, यानी एक देश के राष्ट्रगीत को इंस्पिरेशन मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर से, और वो है श्रीलंका। तो 2 देशों का राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा है, और तीसरे देश के राष्ट्रगीत की जो प्रेरणा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से ही श्रीलंका को मिलती है। मीट विद, जब ये अपने विदेश भ्रमण में जाते थे तो कई महान विभूतियों से मिलते थे, उनमें से जिनसे ये मिले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, महान कवि ब्रिटेन के, उनसे मिले। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है। बेनिटो मुसोलिनी जो इटली के तानाशाही शासक थे, तो ऐसे कुछ महान व्यक्तित्व से इनकी मुलाकात भी हुई। ठीक है, फेमस पोएट्रीज, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जो कि गीत के रूप में भी हैं। एकला चलो रे, ठीक है, ये पूरा गीत है जिसमें ये कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी आवाज ना सुने, जब कोई तुम्हारी पुकार ना सुने, जब कोई तुमको समझने वाला ना हो, तो सबसे बेहतर है अकेले चलो, एकला चलो। ठीक है, उसी प्रकार एक अगली इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। पूरी एक लंबी चौड़ी कविता, बहुत प्यारी कविता, कभी आपको टाइम मिले तो निकाल के पढ़ लेना। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, इसके अलावा जन गण मन, अमार सुनार बांग्ला, ये कुछ महत्वपूर्ण गीत जो कि कविताओं के रूप में थे, गीत के रूप में ढाले गए। रविंद्र म्यूजियम, रविंद्र गांधी का जीवन जो है वो भारत और वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसके क्षेत्र में काफी ज्यादा फैला हुआ था। तो उसके उनके बाद उनसे संबंधित संग्रहालय, जहां पर उनकी किताबें, उनकी लिटरेचर, उनकी पेंटिंग, ये सब चीजें पाई जाती है। ऐसे कुल 8 म्यूजियम है, जिनमें से 3 म्यूजियम भारत में पाए जाते हैं और 5 म्यूजियम बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ठीक है, कवि प्रणाम, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते थे, उनकी जब जन्म दिवस आता है तो उस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम रखा गया है कवि प्रणाम। ठीक है, तो व्हाट इज कवि प्रणाम? द बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। 8 वर्ष, इन्होंने, ये पेंटर भी थे, तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण पेंटिंग बनाए हैं। उनमें से कई महत्वपूर्ण जो पेंटिंग, उनके कुछ नाम है, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है उनकी, उनका नाम है डांसिंग विमेन, दूसरा है स्टैंडिंग फिगर, तीसरा लेडी विथ फ्लावर्स, और चौथा ब्रूडिंग। ऐसे कई महत्वपूर्ण पेंटिंग है इनकी। सपोर्टेड, ये किन किन, जब राष्ट्रीय आंदोलन में ये आए तो किन किन चीजों का सपोर्ट करते थे? ये विलेज इकोनॉमी का सपोर्ट करते थे। गांधी जी की तरह ये ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उसका बहुत बड़ा कारण ये था, ये इनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। गांधी जी विलेज इकोनॉमी को पावरफुल बनाना चाहते थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर विलेज इकोनॉमी को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि विलेज नेचर के बहुत करीब है, वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो विलेज इकोनॉमी पर ज्यादा बल देते थे। एंटी अनटचबिलिटी, गांधी के समान ये भी
छुआछूत के विरोध में काम करते थे और उसको सपोर्ट करते थे कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। एंटी कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद का विरोध करते थे, ठीक है। एंटी इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। स्वदेशी मूवमेंट का और स्वदेशीपन का ये समर्थन करते थे। अंतरराष्ट्रवाद का ये समर्थन करते थे, ठीक है। ऐसे इनकी एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें उन्होंने लिखा है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें उन्होंने डिटेल से बताया है कि नेशनलिज्म का मेरा मतलब क्या है और भारत में मैं किस प्रकार के राष्ट्रवाद को चाहता हूं, ठीक है। यहां पर एक तो इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट देखते हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ आवर सोशल डिसीज। यानी ये कहते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारे सामाजिक बीमारी का राजनीतिक लक्षण है। कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन सरकार भारत में जो भ्रष्टाचार, लूटपाट और जो अमानवीय व्यवहार कर रही है और उसका जो शोषणकारी शासन है वो इसलिए है क्योंकि हमारा समाज बीमार है, सोशल डिसीज है। जब तक भारत की इन सामाजिक बुराइयों को, जो कि जात पात, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम, ये भावना जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम अपने अंदर की समाज की बुराई को खत्म नहीं करेंगे, उसका जो सिम्टम है, जब तक आदमी बीमार है तब तक उस बीमारी का सिम्टम है। जब बीमारी ठीक हो गया तो उसका सिम्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। सिविलाइजेशन मस्ट बी जस्ट एंड प्राइज्ड नॉट बाय अमाउंट ऑफ पावर इट हैज डेवलप्ड। किसी देश की सभ्यता का अंदाज इस बात से नहीं लगाया जाता कि उसने कितनी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ली है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि उसने किस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है, वो मानवता को और मानवता से जुड़ी जो मानवीय वैल्यूज हैं उनको कितना ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। इस बात से पता चलता है कि आपकी सभ्यता कितनी डेवलप्ड है, ठीक। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन पूना पैक्ट। हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट में अंबेडकर और गांधी के बीच में टसल हो गया था दलित मुद्दे को लेकर के। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता कराने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर साहब ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निभाई थी। renounced knighthood in 1919 in protest over जलियांवाला बाग मैसेकर। इनको 1915 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यानी इनके नाम के साथ सर लगता था। लेकिन 1919 में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हम सब जानते हैं। इसके विरोध में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि एक तरफ आप भारत के लोगों के साथ अन्याय करते रहे, हमारे लोगों पर शोषण करते रहे, और दूसरी तरफ हम आपकी दिए हुए पुरस्कारों को अपना मान सम्मान समझ करके रखते रहे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटेन की सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी 1919 में, उन्होंने ये जो पुरस्कार है वो वापस कर दिया था, ठीक है, ठीक है। अदर्स हु रेनाउंस्ड, अच्छा, भारत में और भी कुछ लोग हैं क्या जिनको सर की उपाधि मिली थी लेकिन उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी? सर माने नाइटहुड की उपाधि, हाँ। कुल 4 लोग ऐसे थे जिनको मिली थी और वापस कर दी। ऐसे तो कई लोगों को मिली, लेकिन किसी न किसी विरोध प्रदर्शन में वापस कर देना उस पुरस्कार को 4 लोगों ने किया। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर खुद हो गए 1919 में, दूसरे महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम, ठीक है, विजयनगरम के महाराज ने यह पुरस्कार वापस कर दिया था 1947 में। सीपी रामास्वामी अय्यर ने भी 1948 में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, और ख्वाजा नजीमुद्दीन 1946 में। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने नाइटहुड की मिली हुई उपाधि को वापस किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यूज ऑन एजुकेशन। अब कुछ महत्वपूर्ण विचार देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के। शिक्षा पर इनका क्या विचार है? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए जो शिक्षा है वो केवल रट्टू तोता वाला ज्ञान नहीं है। अपोज द पैरेट्स ट्रेनिंग, माने तोते को जिस प्रकार रटा करके ज्ञान दे दिया जाता है, ये उस प्रकार की शिक्षा का विरोध करते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि भारत में जो पुरानी व्यवस्था थी गुरुकुल की, वही व्यवस्था शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक। तो गुरुकुल होने चाहिए। और गुरुकुल कैसे हो? खुले पेड़ के नीचे पढ़ाई होनी चाहिए, कोई कॉपी पेन नहीं होना चाहिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई होनी चाहिए, और जहां बुद्धि के साथ आत्मा और शरीर का भी विकास किया जाता हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। टीचिंग अंडर ट्रीज, वृक्षों के नीचे बैठ करके पढ़ना चाहिए,
वृक्षों के नीचे बैठकर पढ़ने का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण यह है कि वृक्षों के नीचे बैठने से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलता है, उससे दिमाग ज्यादा जागृत होता है। ठीक है, तो बंद कमरे में आर्टिफिशियल ढंग से जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के ये सख्त खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए इनका नारा था ओपन एयर फॉर ओपन माइंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग खुला रहे, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा ज्ञान और विज्ञान से भरा हो, इसके लिए जरूरी है कि हम ओपन एयर, खुले प्रांगण में पढ़ाई हो, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई हो, ताकि आपको कंटिन्यूअसली फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, उबासी ना आए, थकान ना हो। ठीक है, और इसके साथ साथ शिक्षा इतने एंटरटेनिंग और इतने सुंदर तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकली शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति को वो शिक्षा उबाऊ ना लगे। शिक्षा हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि एक विदेशी भाषा जिसे आप ना समझ सकते, ना जिसके साथ आपका कोई प्रेम है, उस भाषा में दी गई शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो कि हमारे लिए विदेशी भाषा है, उसमें हमें जो ज्ञान विज्ञान और शिक्षा दी जा रही है वो हमारी शरीर, आत्मा और बुद्धि का विकास नहीं करता। हाँ, वो हमें एक अनस्किल्ड लेबर जरूर बना सकता है, एक अकुशल मजदूर बना सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति नहीं बना सकता। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा को फाउंडेड डार्टिंगटन हॉल स्कूल, अ प्रोग्रेसिव स्कूल कोएड इंस्टीट्यूशन एट जापान। इन्होंने जापान में भी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, लेकिन उसके असली फाउंडर कोई और थे, लेकिन ये को फाउंडर थे, और इन्हीं के सिद्धांत और इन्हीं के नियमों से जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल खोला गया था, जो कि कोएड इंस्टीट्यूशन था। कोएड का मतलब है कि जहां लड़के लड़की दोनों पढ़ते हो। इसका मतलब यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर केवल लड़कों के नहीं, बल्कि महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण का भी, महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का समर्थन करते थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए एजुकेशन फॉर अचीविंग ट्रुथ, शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है ट्रुथ, सत्य को प्राप्त करना, परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है। और जब परफेक्ट नॉलेज हमारे पास आ जाता है, तभी हमें ट्रू फ्रीडम प्राप्त होता है। सच्ची आजादी हमें तभी मिलती है जब हम परफेक्ट नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, शिक्षा को लेकर के इनका एक बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नो नेशन कैन बी alive and strong unless its children receive proper education, not mere bookish knowledge। कोई भी राष्ट्र तभी तक जीवित रहता है, तभी तक स्ट्रॉन्ग, सक्षम रहता है, जब तक उनके यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिलती रहती है। सही शिक्षा कैसी? केवल किताबी ज्ञान नहीं, ऐसी ज्ञान जो व्यक्ति को सत्य की खोज करना सिखा दे, जो व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करा दे, जो व्यक्ति को सच्ची आजादी का मतलब बता दे, वही ज्ञान सही ज्ञान है। केवल किताबी ज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी ज्ञान, ठीक है, गोरे चिट्टे होकर के स्मार्टनेस सीख लेना और बोले हम एजुकेटेड हैं, इस प्रकार की एजुकेशन को ये बिल्कुल भी नकारा और निकम्मा कहते हैं। ठीक है, शिक्षा वही है जो हमारे एक साथ माइंड, बॉडी और सोल तीनों को डेवलप करे, हमें ट्रू फ्रीडम की ओर ले जाए। मीडियम, शिक्षा का माध्यम हमेशा मदर लैंग्वेज हो, मदर टंग में होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पर भी, हायर लेवल पर भी और सब जगह। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस बात से मना करते कि दूसरी भाषा ना सीखो, भाषा आप जितनी लगे उतनी सीख लो, लेकिन शिक्षा में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा मदर टंग होना चाहिए, क्योंकि मदर टंग से ही एक टीचर बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल सेट करके आपको समझा सकता है। ठीक है, इंग्लिश जो कि एक विदेशी भाषा है, यदि हम बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ भी ले तो हम अनस्किल्ड लेबर से ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकते, आईसीएस बन जाएंगे, क्या है, नौकर ही तो है। इट इज, अच्छा, भारत की अपनी एक संस्कृति, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि दुनिया में सबकी अपनी अपनी कुछ संस्कृतियां होती हैं। खासतौर पे भारत की संस्कृति जिसे हम पूर्वी संस्कृति कहते थे, और ब्रिटेन की संस्कृति जिसे हम पश्चिमी संस्कृति कहते थे, तो दुनिया दो भागों में बढ़ चुका था, पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि भारत की अपनी एक संस्कृति है, और बहुत पुरानी संस्कृति है, आज की संस्कृति नहीं है। भारत को अपनी उस संस्कृति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए, और उसी संस्कृति के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से हमारा लालन पालन पोषण उसी संस्कृति में हुआ है, तो हम उस संस्कृति को ज्यादा बेहतर ढंग से अपना सकते हैं, बनिस्बत
बजाय बाहरी संस्कृति जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो भारतीय संस्कृति पर उनका क्या विचार है? इट इज इन योर ब्लड। वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति हमारे खून में है। इन द मैरो ऑफ आवर बोन्स, हमारे हड्डियों की रज्जु में है। इन द टेक्सचर ऑफ आवर फ्लैश, हमारे कण कण में शरीर के हमारी संस्कृति बसी हुई है। इन टिश्यूज ऑफ योर ब्रेन्स, हमारे मस्तिष्क की एक एक कोशिकाओं में हमारी संस्कृति रची बसी हुई है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय पश्चिमी संस्कृति की। इसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिमी संस्कृति के बहुत विरोधक थे। वो कहते हैं पश्चिमी संस्कृति में भी जो अच्छा है वो अपना लो, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान तुम्हें तब होगा जब तुम अपनी संस्कृति को बेहतर ढंग से जानोगे, समझोगे। हो सकता है जो बात आपको पश्चिमी संस्कृति में दिखाई दे रही हो वो बात हमारे यहाँ 2000-5000 साल पहले रही हो। अब हम चूंकि उसके बारे में नहीं जानते इसलिए हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति में कमी है, उनकी संस्कृति में कुछ अच्छा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारी संस्कृति चूंकि हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, हमारी कोशिकाओं में है, इसलिए उसको जानना, उसको समझना ज्यादा आसान है। पहले उसको जान लो, समझ लो, उसके बाद में पश्चिम की संस्कृति को भी जानो, समझो और उसमें जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है उसको अपना लो। ठीक है? सेल्फ सस्टेनिंग विलेज, ठीक है, ये चाहते हैं कि ये जो सारी शिक्षा व्यवस्था है उनकी ज्यादातर शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, क्योंकि खुली हवा, शुद्ध स्वच्छ हवा, पेड़ों के नीचे पढ़ाई शहरी क्षेत्र में तो हो नहीं सकता, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण है, उद्योग है, कल कारखाने, गाड़ी मोटर, ये तमाम चीजें। तो ये अपनी शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल शिक्षा ना हो बल्कि जो विलेजेस हैं वो आत्मनिर्भर विलेज हो। गांव में लोग पढ़े और पढ़ लिख करके गांव में ही अपने बुद्धि का, अपनी कौशल का प्रयोग करके गांव को ही आत्मनिर्भर बनाने की वे कोशिश करें। उनकी इसी भावना ने भारत में 1951 में हम जब आजाद हुए थे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया था, CDP। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था उसमें कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की ये जो सेल्फ सस्टेनिंग विलेज की भावना है वो उसमें शामिल है। ठीक है? ऑन पेट्रियोटिज्म, राष्ट्र प्रेम के बारे में इनका क्या विचार है? इनका मतलब है राष्ट्र प्रेम का मतलब है लव फॉर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से प्यार करना। लेकिन मातृभूमि से प्यार करने का क्या मतलब है? वो कहते हैं नॉट आइडियोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी। मातृभूमि से प्यार करने का मतलब है, मतलब एक भूगोल के रूप में देश को मानना नहीं, बल्कि उस देश के अंदर, उस देश में जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रीति रिवाज के हो, उनके प्रति, उनके साथ एकता, समरसता और भाईचारे की भावना को ये राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। और राष्ट्र अपनी मातृभूमि से प्यार करने का मतलब है उसकी ज्योग्राफी से प्यार नहीं करना। ज्योग्राफी माने मेरा भारत का क्षेत्रफल इतना है, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, उनसे प्यार नहीं करना। वो सब जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। मातृभूमि से प्यार करने का मतलब है जो इस मातृभूमि में रहता है, जो एक लिविंग क्रिएचर है, उससे प्रेम करना, उससे सहानुभूति रखना, उससे भाईचारा रखना ही इनके लिए राष्ट्र प्रेम है। ठीक है? इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है इंडियाज प्रेयर, और इस पोयम में उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इनके राष्ट्र प्रेम की जो महान भावना थी उसके चलते भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इन्हें प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया यानी नए भारत का पैगंबर कहा है। इनकी राष्ट्रवाद की भावना, इनके राष्ट्र प्रेम की भावना को ध्यान में रखते हुए। ऑन पॉलिटिक्स एंड ब्रिटिश रूल, राजनीति और ब्रिटिश शासन पर इनका क्या विचार है? इनका मतलब है पॉलिटिक्स यानी सर्विस, राजनीति का मतलब है सेवा। राजनीति का मतलब स्वार्थ, लूट करना, शोषण करना या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति नहीं है। राजनीति एक निस्वार्थ सेवा का नाम है। क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल फॉर मेकिंग इंडिया पुअर एंड हेल्पलेस, इसने भारत की दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन को ही दोष दिया है।
लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ साथ ये भारत के लोगों को भी उतना ही जिम्मेदार मानते। भारत जो गुलाम हुआ और भारत की जो दुर्दशा हुई उसमें अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, ये बात तो सही है, लेकिन भारतीयों ने भी इस शोषण से बचने का प्रयास नहीं किया, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर भारत की दुर्दशा के लिए जितना जिम्मेदार अंग्रेज सरकार को मानते हैं उतना जिम्मेदार भारतीय लोगों को भी मानते हैं। ठीक, ये भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, इंडियाज इंडिपेंडेंस। लेकिन कैसी स्वतंत्रता? नॉट इन आइसोलेशन, माने ऐसी स्वतंत्रता नहीं जिसमें हम आजाद तो हो जाएं लेकिन उसके बाद दुनिया से कट जाए। भारत एक अलग थलग देश बन करके रह जाए, फिर हमारा ब्रिटेन से, अमेरिका से, पड़ोसियों से कोई संबंध न रहे। ना तो इस प्रकार की आजादी चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर को, और ना ही नॉट अंडर एनी लॉर्ड। फिर से ऐसी आजादी नहीं चाहिए कि फिर कोई हमारे देश का एक भाग्य विधाता और हमारा कोई राजा महाराजा आ जाए, एक सामंत जैसा कोई शासक भारत में आ जाए, बल्कि उनको आजादी चाहिए, ऐसी आजादी जो सोशल डेमोक्रेटिक हो। सोशल डेमोक्रेटिक माने एक ऐसी आजादी जिसमें ज्ञान स्वतंत्र हो, विज्ञान स्वतंत्र हो, भारत का पूरी दुनिया के साथ संबंध हो, पूरी दुनिया का भारत के साथ संबंध हो, भारत अपने प्राचीन अतीत गौरव को प्राप्त कर सके, भारत अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से दुनिया को कुछ सिखा सके और दुनिया के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से खुद सीख सके। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के विचार स्वतंत्र होने चाहिए, व्यक्ति पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो। उस देश में, हमारे ऐसे स्वतंत्र देश में किसी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी, दिखावा, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। सभी ओरिजिनल रूप से रहे, सबकी बुद्धि स्वतंत्र हो, सबको अधिकार हो, सबको न्याय हो। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की आजादी जो है वो चाहते हैं। ठीक है, इंडिया शुड बी इन अ पोजीशन। इसके अलावा भारत कैसा हो? इंडिया शुड बी इन अ पोजीशन टू ऑफर द वर्ल्ड हर बेस्ट गिफ्ट। भारत ऐसी स्थिति में हो आजाद होने के बाद कि उसके पास जो बेहतर है वो दुनिया को दे सके, और जो दुनिया के पास बेहतर है वो दुनिया से ले सके। एकदम आइसोलेटेड, कटा छटा, फिर से कुरीतियों से घिरा हुआ ऐसे स्वतंत्र भारत की आशा रविंद्रनाथ टैगोर नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा राजनीति और भारत की आजादी के बारे में उनके क्या विचार हैं? एक उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है राजा प्रजा। इस राजा प्रजा किताब में उनके विचार मिलते हैं कि भारत को कैसी आजादी चाहिए। ठीक है, वहीं से एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है, वी मस्ट अर्न आवर राइट्स, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। इस किताब में उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अधिकार क्या है, सबसे पहले हमें वो अधिकार प्राप्त करने चाहिए। जिस दिन मानव ये जान गया कि हमारे अधिकार क्या है और उसको प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद जो हम चाहते हैं वो अपने आप मिल जाएगा। ठीक, ये उनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा राजा प्रजा नामक किताब में उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ शासक वही है जो अपने प्रजा के साथ अपनेपन का व्यवहार करे, उसको अपने जैसा माने। राजा और प्रजा के बीच में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रजा के अंदर क्या चल रहा है, प्रजा को कौन सी दुख तकलीफ पीड़ा है, राजा को हमेशा इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और राजा भी वही श्रेष्ठ है जो समय समय पर इन सब चीजों को जानने की कोशिश करता है। ब्रिटिश सरकार जो है भारत में वही नहीं कर रही है। ब्रिटिश सरकार भारत में शुरू से विदेशी थी और भारतीयों को अपने जैसा कभी नहीं माना। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, इस बात को स्वीकार करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इंडियाज अटेंशन हैड बीन डाइवर्टेड टू द बेस्ट। भारत को जबरदस्ती ये बता करके कि तुम इंफीरियर हो, तुम व्हाइट मैन बर्डन हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम अनस्किल्ड हो, ऐसा बता करके और भारत का पूरा अटेंशन, भारत के लोगों का जो विचार है वो पश्चिम की तरफ मोड़ दिया गया। एंड इंडिया और भारत द कल्चरल लीडर ऑफ द ईस्ट, और वह भारत जो पूर्वी संस्कृति का, पूर्वी सभ्यता का लीडर रह चुका है एक समय, had become a vassal to the west। वह पश्चिम का एक गुलाम बनकर के रह गया। नॉट ओनली कल्चरली, केवल सांस्कृतिक गुलाम नहीं बल्कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली गुलाम बनकर के हम रह गए।
इसलिए वो कहते हैं अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटो, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को जानो और समझो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स नॉट बायकॉट। ठीक है, ये इनका कहना यह है कि हम ब्रिटिश सत्ता से आजादी कैसे पा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने गांधी जी की तरह कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का सपोर्ट किया। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मतलब है कि पहले अपने अंदर और अपने समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक बीमारियां हैं, उन सामाजिक बीमारियों को दूर करो। अंग्रेजों के बायकॉट करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। जब हम खुद कैपेबल हो जाएंगे, खुद सक्षम हो जाएंगे, तो क्योंकि अगर हम केवल बायकॉट करें अंग्रेजों का, अंग्रेजी चीजों का, अंग्रेजी वस्तुओं का, तो प्रश्न उठता है कि केवल बायकॉट कर देने से हल नहीं निकलता, फिर हमारे पास उसका विकल्प क्या है। तो पहले कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करके एक अल्टरनेटिव तैयार करो। जब अल्टरनेटिव तैयार हो जाए तब बायकॉट करना शुरू करो। ठीक है, नॉट लाइक पावर पॉलिटिक्स, ये ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करते जो शक्ति पर आधारित है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की निंदा करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में शक्ति को संतुलित करने के लिए, शक्ति की लड़ाई के कारण कौन ज्यादा शक्तिशाली है ये दिखाने के लिए लड़ा गया था। तो इनके लिए पॉलिटिक्स सर्विस है, पॉलिटिक्स पावर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पावर पॉलिटिक्स की जगह सोशल डेमोक्रेसी को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेसी जिसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब एक दूसरे के मित्र होते हैं, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके सब अपनी अपनी आजादी को बचाए रख करके दूसरे की आजादी को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी सोशल डेमोक्रेसी की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। भारतीय इतिहास के बारे में क्या विचार है उनका, या ओवरऑल इतिहास के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैन एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी नहीं। ठीक है, अरस्तु मानते हैं कि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, उसका ये विरोध करते हैं और ये कहते हैं नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी बाद में है। फेवर टू रिस्टोर इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, ये भारत के इतिहास को बड़ा गौरवशाली मानते हैं और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय इतिहास का जो गौरव है उसको वापस लाया जाए। लेकिन वर्तमान में जो अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करते हुए, इनका यह मतलब नहीं कि पुरानी जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसमें जो बुराई थी उसको छोड़ देंगे और वर्तमान की जो अच्छाई है उसको उसमें शामिल कर देंगे। इस प्रकार के ग्लोरियस पास्ट को रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी उनको रविन्द्रनाथ टैगोर को पश्चिमीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमीकरण में जो सही चीजें हैं और हमारी ग्लोरियस पास्ट में जो सही चीजें हैं उन दोनों को मिला करके हम एक और सुंदर सभ्यता बनाएंगे, ऐसा इनका विचार है। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी मनुष्य के बीच में प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। उनके इन्हीं विचार को स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म कहते हैं, आध्यात्मिक मानवतावाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें वो व्यक्ति से कहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर माने। अगर एक व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है तो दुनिया के बाकी सारे व्यक्ति भी ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं और हम सब ईश्वर की एक अद्वितीय रचना है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान करता है, इसका मतलब ईश्वर का सम्मान करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, माने वह ईश्वर का अपमान करता है। तो हम सब व्यक्तियों को एक दूसरे में ईश्वर को और ईश्वर के द्वारा बनाई गई, चूंकि हम सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हम सब आपस में एक हैं। हम सब आपस में एक बंधुत्व की भावना के साथ रहे और उसी के हिसाब से काम करें। ठीक है, ये उनका स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का विचार है। तो मैन इज ओनली अ यूनिक मॉडल ऑफ गॉड, मनुष्य ईश्वर की एक बड़ी सुंदर रचना है, एक अद्वितीय रचना है। लिबर्टी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इसके अलावा मनुष्य को पूरे जीवन अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। माय रिलीजन इज इन रिकंसाइलेशन ऑफ द सुपर पर्सनल मैन, वो कहते हैं मेरा धर्म इसी में है कि मैं व्यक्ति को बताऊं कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कितना महान है और व्यक्ति किस तरीके से ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। जिससे भी मानव को यह ज्ञान हो जाएगा, सारी लड़ाई, हिंसा, एक दूसरे को गुलाम बनाना, एक दूसरे का शोषण करना, इन सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। इसके अलावा लव टू नेचर, प्रकृति से जुड़े रहना, प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति का दोहन नहीं करना, प्रकृति के समीप रहना। जो जो व्यक्ति प्रकृति के समीप रहेगा वो उतने ज्यादा ज्ञानी, उतना ज्यादा समझदार और उतने ज्यादा राष्ट्र प्रेमी वो व्यक्ति बन पाता है। अब हम ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। अब हम देखते हैं गांधी जी
और रविन्द्रनाथ टैगोर लगभग एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। इनका जन्म 1861 में हुआ और गांधी जी का 1869 में, तो लगभग कंटेम्पररी थे। दोनों बहुत बड़े राष्ट्रवादी ज्ञानी व्यक्ति थे। दोनों ने लंदन में पढ़ाई की है। दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से काफी कुछ उन्होंने किया है। दोनों महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े समर्थक थे, भारत की आजादी के समर्थक थे। दोनों में बहुत सारी समानताएं। इसके अलावा दोनों में कुछ अंतर भी थे, तो हम लोग कुछ गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की तुलना करते हैं। एक तरफ गांधी जहां ओवरऑल एक एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कम और एक कवि के रूप में उन्होंने देश की ज्यादा सेवा की है। और विजनरी माने भारत कैसा होगा उसके बारे में विचार देना। तो एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर जहां पोएट और विजनरी थे, गांधी एक एक्टिविस्ट थे। दूसरी तरफ गांधी जी गॉड को ट्रुथ मानते हैं, गॉड एज ट्रुथ माने सत्य ही ईश्वर है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है। तो दोनों की विचारधारा में थोड़ा सा अंतर है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बायकॉट और चरखा, गांधी जी इन तीनों सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन इन तीनों सिद्धांतों को रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं मानते। ना तो वो असहयोग आंदोलन को मानते, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी ने कहा कि ये अहिंसात्मक आंदोलन होगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तभी कह दिया था कि इतना बड़ा आंदोलन जिसमें इतने सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, कभी अहिंसात्मक आंदोलन हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन नहीं किया था। बायकॉट, वो अंग्रेजी बायकॉट के खिलाफ नहीं थे, ना अंग्रेजी शिक्षा के, ना अंग्रेजी रीति रिवाज के, ना अंग्रेजी वस्तुओं के। वो कहते थे बायकॉट बाद में करना, पहले उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। ठीक, गांधी चाहते थे टोटल विदेशी बायकॉट, ना अंग्रेजी शिक्षा, ना अंग्रेजी खान पान, ना अंग्रेजी रहन सहन, ना अंग्रेजी शासन, सबका बायकॉट। चरखा, गांधी जी मानते थे चरखा से ही पूरी दुनिया में और भारत में आजादी आई। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे चरखा पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब हमारे पास चरखा से बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है मशीन, चरखा घंटों चलेगा तब जाकर के 2-4 दिन में एक कोई कपड़े की थान बना पाएगा, मशीन वो काम 4 मिनट में कर देगा। तो वो कहते थे चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन चरखा ही क्यों, मशीन क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के कारण चरखा का उतना ज्यादा समर्थन नहीं करते थे, आत्मनिर्भरता का समर्थन करते थे, लेकिन चरखे से आत्मनिर्भरता आएगी वो ये नहीं मानते थे। ठीक है, विलेज इकोनॉमी का समर्थन दोनों करते थे। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, इस पे दोनों एक दूसरे के समान ही है। पश्चिमी शिक्षा का गांधी जी ने विरोध किया है। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पश्चिमी उद्योग, इन सबका गांधी जी ने कुल मिला के पश्चिमीकरण का विरोध किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट का मतलब क्या है कि पश्चिमीकरण में जो अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, हम उनको स्वीकार करेंगे। हमें अंग्रेजी से विकास दिखाई देता है, हम करेंगे। हमें औद्योगिकरण में विकास दिखाई देता है, तो हम करेंगे। ठीक है, गांधी जी सिरे से पश्चिमी संस्कृति को नकार देते थे। इंडिया सेंट्रिक नेशनलिज्म, गांधी का राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद था जो भारत केंद्रित था, यानी ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें हर प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज और भारतीय अच्छाई उसमें जो है वो शामिल थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद टेरिटोरियल राष्ट्रवाद नहीं था। टेरिटोरियल माने उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब है भारत की जनता से प्यार करना, भारत की भूमि से प्यार करना नहीं। ठीक, एजुकेशन, शिक्षा में गांधी जी नई तालीम की बात करते हैं, और नई तालीम क्या है हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी शिक्षा में स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मानवतावाद। फैमिली वैल्यू एजुकेशन, यानी शिक्षा में ज्यादातर उन मूल्यों को पढ़ाया जाए जो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा गुरुकुल आधारित होनी चाहिए, फैमिली वैल्यू बेस्ड नहीं होनी चाहिए, गुरुकुल के वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। गांधी जी धर्म और राजनीति का एकीकरण चाहते हैं कि धर्म और राजनीति एक ही है, दोनों को साथ साथ रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एकीकरण चाहते हैं, आध्यात्मिकता और विज्ञान। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनका इसी विषय में विवाद हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान का पक्ष रख रहे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर स्पिरिचुअलिटी का तर्क रख रहे थे। अल्टीमेटली निष्कर्ष यही निकला कि विज्ञान ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही विज्ञान है। जिस अध्यात्म में विज्ञान नहीं है वही अंधविश्वास है। अदरवाइज ऐसा कोई भी अध्यात्म संसार का नहीं हो सकता जिसमें विज्ञान ना हो। अगर उपवास में फल खाया जाता है
तो ये अंधविश्वास तब हो जाएगा जब ऐसा फल खाया जाए जो उपवास के समय हमें किसी प्रकार की एनर्जी न देता हो। लेकिन ऐसा कोई फल जो खाने में जल्दी पचता हो, जल्दी हमको एनर्जी प्राप्त करता हो, तो ये केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये साइंस भी है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल यदि देखा जाए तो गांधी एक रिवाइवलिस्ट थे जो भारत की पुरानी सिस्टम को एक बार फिर से रिस्टोर करना चाहते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ओवरऑल रिफॉर्मिस्ट थे। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। गांधी जी आइडियलिस्टिक थे और रविंद्रनाथ टैगोर एक रैशनल प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तुलना वगैरह है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे प्री और मेंस आर्ट एंड कल्चर सभी चीजों। ठीक है। धन्यवाद।